नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में आज माहौल गर्मा गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को खरी खोटी सुनाने लगे। खासतौर पर महाकुंभ 2025 पर सपा के आरोपों को लेकर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के हंगामे को लेकर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब एक परंपरा चल पड़ी है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करो। सपा के लोगों का आचरण किसी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। सत्र के दौरान विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महज झूठा दुष्प्रचार करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर महाकुंभ में अव्यवस्था होती तो क्या अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते। सत्र के दौरान शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी बहस हुई। विधान परिषद सदस्य ध्रुव त्रिपाठी ने शिक्षकों की मांग को सदन में उठाया और 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग की, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकारें दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित करने में लगी हैं, लेकिन खुद अपने निवेशकों को सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। आखिर क्यों गिर रहा है भारतीय शेयर बाजार? क्या वाकई इससे मध्यम वर्ग की बचत डूब रही है? और इस मुद्दे पर अखिलेश यादव का क्या कहना है, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी और सेंसेक्स में बड़ी गिरावट आई है, जिससे आम निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। निफ्टी के खराब प्रदर्शन के कारण भारत दुनिया का तीसरा सबसे कमजोर उभरता बाजार बन रहा है। थाईलैंड, फिलीपींस के बाद भारत का बाजार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। निफ्टी के खराब प्रदर्शन के कारण भारत दुनिया का तीसरा सबसे कमजोर उभरता बाजार बन गया है। थाईलैंड और फिलीपींस के बाद भारत का बाजार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ा है। महंगाई, ब्याज दरें और वैश्विक अनिश्चितता के कारण भारतीय बाजार में कमजोरी देखी जा रही है। शेयर बाजार में जारी गिरावट को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शेयर बाजार में जारी गिरावट मध्यम वर्ग की बचत को लील गई है। सरकार निवेशकों को सुरक्षित करने में विफल रही है और फिर भी झूठे इवेंट करके दुनिया के निवेशकों को लुभाने का ढोंग कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर जीवन यापन कर रहे हैं और अब वे लोग भी कंगाल हो गए हैं जिन्होंने अपनी बचत शेयर मार्केट में लगाई थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर आर्थिक ठगी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि शेयर बाजार में गिरावट वैश्विक कारणों से हो रही है और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और बाजार जल्द ही स्थिर हो जाएगा। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर आर्थिक मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर मस्जिद और उसके पास स्थित कुएं को सरकारी जमीन पर बना हुआ बताया है। सरकार ने मस्जिद कमेटी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि यह कुआं मस्जिद की संपत्ति का हिस्सा है। योगी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक संभल की शाही जामा मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है और इसके पास मौजूद कुआं भी सार्वजनिक संपत्ति है। सरकार का दावा है कि इस कुएं का इस्तेमाल लंबे समय तक सभी समुदायों द्वारा किया जाता रहा,
लेकिन 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद इसके एक हिस्से पर पुलिस चौकी बना दी गई। इसके बावजूद कुएं का दूसरा हिस्सा 2012 तक आम लोगों के उपयोग में रहा, लेकिन उसके बाद इसे ढक दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद कमेटी अब इस सार्वजनिक कुएं पर अपना अधिकार जताने का प्रयास कर रही है, जो गलत है। सरकार ने इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि संभल प्रशासन द्वारा प्राचीन कुओं का पुनरुद्धार कराया जा रहा है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि मस्जिद कमेटी इलाके के विकास को बाधित करने का प्रयास कर रही है। प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर कर जनहित के कार्यों में रुकावट पैदा की जा रही है। सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मस्जिद कमेटी के आवेदन को खारिज कर दिया जाए ताकि सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग सभी लोगों के लिए सुनिश्चित किया जा सके। बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थान पहले हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में बाबर ने तुड़वाकर मस्जिद में तब्दील कर दिया था। इसी दावे के आधार पर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें हिंदू पक्ष को कई मंदिर संबंधी संरचनाएं और धार्मिक प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा किया गया। सरकार का कहना है कि हमारा रुख स्पष्ट है, हम शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रशासन का कहना है कि सरकारी कुओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराना जरूरी है, क्योंकि इससे आम जनता को लाभ होगा। इस मामले को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या यह विवाद काशी और मथुरा विवाद की तरह लंबा खींचेगा। देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाकुंभ 2025 न सिर्फ आस्था बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जहां करोड़ों श्रद्धालु पुण्य अर्जित कर रहे हैं, वहीं व्यापारिक गतिविधियों से यूपी और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिल रही है। आइए जानते हैं कैसे महाकुंभ 2025 ने नया आर्थिक कीर्तिमान स्थापित किया है। महाकुंभ 2025 जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, इस बार 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का साक्षी बन रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार यह भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक है। केंद्र और यूपी सरकार ने प्रयागराज में 33,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर सड़कों, फ्लाईओवर, अंडरपास और अन्य सुविधाओं को अपग्रेड किया है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिली, बल्कि प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट और विंध्याचल जैसे धार्मिक स्थलों की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। महाकुंभ 2025 में सिर्फ भक्ति और व्यापार ही नहीं, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। सोमवार को मेला क्षेत्र के 4 जोन में एक साथ 15,000 स्वच्छता कर्मियों ने झाड़ू लगाकर रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया। इसकी अंतिम रिपोर्ट 3 दिन बाद जारी होगी। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मौके पर पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के परिवार को बड़ी राहत मिली है। अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जेल से रिहा कर दिया गया है। 17 महीने से अधिक समय जेल में बिताने के बाद वह अपने घर रामपुर लौटे हैं। उनकी रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी जोश देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के युवा नेता अब्दुल्ला आजम खान को 42 मामलों में जमानत मिल चुकी थी। सोमवार को कोर्ट से रिहाई के आदेश जारी हुए और मंगलवार दोपहर हरदोई जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया। रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने अब्दुल्ला आजम जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान को वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 42 अलग अलग मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी थी। उन पर 42 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। उन पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले, शत्रु संपत्ति विवाद और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के गंभीर आरोप लगे थे। अब्दुल्ला आजम की रिहाई के साथ साथ
आजम खान के परिवार को एक और बड़ी राहत मिली है। शत्रु संपत्ति हेराफेरी मामले में उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निकहत अखलाक को 5 मार्च तक अंतिम जमानत मिल गई है। यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़ा है, जिसे लेकर सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आरोपों के मुताबिक शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन 5 मार्च तक के लिए जमानत देकर परिवार को राहत जरूर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके साथी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बरेली प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 5.29 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। बरेली पुलिस ने मंगलवार दोपहर हरून नगला इलाके में पहुंचकर 3 बीघा जमीन पर सरकारी कब्जा कर लिया। सद्दाम फिलहाल बदायूं जेल में बंद है और लल्ला गद्दी हाल ही में जमानत पर बाहर आया है। सोमवार को ही प्रशासन ने सद्दाम और लल्ला गद्दी को कुर्की का नोटिस जारी किया था। मंगलवार को डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर एसडीएम सदर की टीम ने हरूनगला स्थित जमीन पर कुर्की की कार्रवाई पूरी की। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली गई है। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर निकलने वाली 43 साल पुरानी शिव बारात इस बार समय से एक दिन देरी से निकलेगी। महाकुंभ की भीड़ के कारण प्रशासन के अनुरोध पर बारात समिति ने 4 दशक पुरानी इस परंपरा को तोड़ने का फैसला लिया है। समिति ने बारात को महाशिवरात्रि के अगले दिन यानी 27 फरवरी को निकालने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले ने राजनीतिक बवाल भी खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस परंपरा में बदलाव को भाजपा सरकार की साजिश बताया और पीएम मोदी से दखल देने की अपील की है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अयोध्या नगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में महाशिवरात्रि का रंग देखते ही बन रहा है। दूर दराज से आए भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़े हैं। मंगलवार को रामनगरी में 8 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। बुधवार को 15 लाख से ज्यादा भक्तों के उमड़ने की संभावना है। हनुमानगढ़ी में 1.5 किलोमीटर लंबी कतारें लग रही हैं। राम मंदिर में 3 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। भगवान शिव के पवित्र पर्व पर अयोध्या के सभी प्रमुख शिवालयों को भव्यता से सजाया गया है। विशेष रूप से राम की पैड़ी स्थित प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर का श्रृंगार अद्भुत है। नागेश्वर नाथ मंदिर को सुबह 3 बजे ही खोल दिया गया। भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार और लोकाचार पूरे किए गए। बुधवार रात को धूमधाम से शिव विवाह और शिव बारात निकलेगी। श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि की रात अयोध्या धाम में ऐतिहासिक शिव बारात निकलेगी। लाखों श्रद्धालुओं के इस आयोजन में शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार अब और तेज होने वाली है, क्योंकि प्रदेश को जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में एक नया एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जुड़ेगा और इससे यूपी के 12 जिलों का औद्योगिक विकास तेज होगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि इसका निर्माण 2 नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब यूपी की जनता को एक और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे मिलेगा, जिससे यात्रा और व्यापार दोनों को जबरदस्त फायदा होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का सपना देखा है। यह प्रदेश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 3 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था और सरकार इसे महाकुंभ 2025 से पहले पूरा करना चाहती थी, लेकिन कुछ चुनौतियों के कारण यह संभव नहीं हो सका।
अभी तक 430 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। नवंबर 2025 तक इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने की उम्मीद है। यूपी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार का लक्ष्य है कि इसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के मौसम में एक बार फिर हलचल देखने को मिल सकती है। 2 दिन बाद फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है और बारिश से यूपी के कई जिले सराबोर हो सकते हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 2 से 3 दिन तक बूंदाबांदी हो सकती है। आगरा, मेरठ, पीलीभीत, बरेली, कानपुर सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश होगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया, बस्ती, संत कबीर नगर व कुछ अन्य जिलों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।